530 bhp की पावर, 690 Nm का टॉर्क, 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में केवल 4.5 सेकंड का समय, एक 82 किलोवाट की बैटरी और रेंज ऐसी कि बस आप सुन के हैरान रह जाएं। मैं बात कर रहा हूं चाइनीज कंपनी BYD का नया वोकाल सी लायन 7। BYD के पोर्टफोलियो को समझने के लिए ना BYD को समझना भी जरूरी है। BYD जो है, जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात होती है ना, तो पूरी दुनिया में यानी ग्लोबली जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल कंपनियों में से एक है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट दे आर हैविंग। द बैटरी, द ब्लेड बैटरी जिसकी सब बात करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि टेस्ला को तक पीछे छोड़ने पे मजबूर कर रही है और एलॉन मस्क ने खुद इस बात को माना है। और इंडिया पोर्टफोलियो की बात करेंगे, चाइनीज मैन्युफैक्चरर है, इस वजह से कुछ समस्याएं या कुछ एप्रीहेंशन जरूर आते हैं, लेकिन इनका इंडिया पोर्टफोलियो देखिए जो धीरे धीरे से बढ़ता जा रहा है और गाड़ियां जो कि लोगों को पसंद आती जा रही हैं। अब सी लायन 7 जो कि इंडियन मार्केट में आपको दिखेगी, एक लग्जरी एसयूवी जो सील जो सेडान जो मौजूद है, जो कि हमारी जागरण हाईटेक अवार्ड्स की प्रीमियम कार ऑफ द ईयर की कैटेगरी भी जीत के गई थी, उसी सील का एसयूवी अवतार है सी लायन 7। यानी कि सील में से कई सारी चीजें हैं जो कि इसमें दिखेंगी। नाम में भी आपको एक सिमिलैरिटी दिख रही होगी। फ्रंट अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको सिमिलैरिटी दिखेंगी। आपको हेडलाइट जो है रैप अराउंड हेडलाइट है, रैप अराउंड DRL है, वही सील जैसा आपको दिखेगा। आपको बोनेट जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव दिखेगा। डिजाइन के लिहाज से गाड़ी के 3 हिस्से होते हैं, फ्रंट, साइड और रेयर। और ये जो रेयर हिस्सा है यही इस गाड़ी को इसके पोर्टफोलियो में मौजूद सील से अलग करता है और इसके जो बाकी कंपटीशन में मौजूद है उन गाड़ियों से अलग करता है। इसके कंपटीशन में क्या मौजूद है? इसके कंपटीशन में मौजूद है Hyundai की आयोनिक, इसके कंपटीशन में मौजूद है किया की EV6 और इसके कंपटीशन में आप महिंद्रा की जो अभी XC9 है उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन कीमत के मामले में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जो कि नजर आएगा। अब सबसे पहला जो इसके पोर्टफोलियो का कंपटीशन है सील, अगर आप उससे इसे कंपेयर करते हैं, सील एक सेडान है और ये है एक प्रीमियम एसयूवी। इन दोनों में जो आपको सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो इसके शेप में तो मिलेगा ही और इसकी लेंथ में भी मिलेगा। इसकी जो लंबाई है वो है 4830 mm, तो सील की लंबाई है 4800 यानी 30 mm सील और सी लायन की लंबाई में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो व्हील बेस है वो है 2930 mm का व्हील बेस है, एक बहुत ही उम्दा व्हील बेस है। लेकिन आयोनिक जो है वहां पर आपको 3000 mm का व्हील बेस मिलता है। लंबाई कम है आयोनिक की, लेकिन वहां पर फिर भी व्हील बेस जो है वो ज्यादा आपको दिखाई देगा। इसमें जो है आपको फ्लश डोर हैंडल के अलावा टायर्स में 2 अलग अलग व्हील साइजेस मिलेंगे, 19 और 20 दोनों मिलेंगे। यहां पर आपको जो वेरिएंट्स है ना वो भी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। 2 वेरिएंट्स हैं जो कि आपको इसमें दिए गए हैं। एक आपको रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। रियर व्हील ड्राइव में आपको एक मोटर मिलेगी, जबकि ऑल व्हील ड्राइव में आपको दोनों एक्सल पे मोटर दी गई है। और उसी तरीके से बैटरी पैक दोनों में एक ही है, दोनों में 82.56 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, लेकिन दोनों में कुछ तब्दीलियां मिलेंगी। यानी कि आपको 0 to 100 की जो स्पीड है वो अलग मिलेगी। आपको जो रेंज है उसमें भी थोड़ा फर्क है जो कि दोनों वेरिएंट्स में आपको नजर आएगा। आपने इसका साइड प्रोफाइल और इसका फ्रंट जो है वो देख लिया। सील के साथ कैसे कंपैरिजन है या फिर EV6 या फिर आयोनिक के साथ कंपैरिजन कैसे है ये आपने जान लिया। कौन सी अच्छी लग रही है साइड और फ्रंट प्रोफाइल में, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और देख लीजिए इसका रियर सेक्शन, सील और इसमें ऑब्वियसली लंबाई का फर्क तो आपको नजर आएगा ही। ये 1630 mm लंबी गाड़ी है, लेकिन वो जो चौड़ाई है ना वो रियर को खास बनाती है। 1930 mm की इसकी करीब चौड़ाई है और उस चौड़ाई में ये गाड़ी और ज्यादा चौड़ी लगती है। उसकी वजह इसके जो रैप अराउंड टेल लाइट्स हैं और ये जो कनेक्टेड लाइट्स हैं ये इस गाड़ी को और ज्यादा चौड़ा और ज्यादा खूबसूरत बनाती है। इसके अलावा आपको BYD सी लायन 7 की बैजिंग मिलेगी और मैंने जैसा कि कहा कि 2 वेरिएंट है जो मौजूद है। जो गाड़ी इस वक्त हम चला रहे हैं, जिसका टेस्ट ड्राइव रिव्यू आप तक पहुंचा रहे हैं, वो है ऑल व्हील ड्राइव। अग्रेसिव बम्पर भी है जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा
काफी ब्लैक क्लैडिंग के साथ है जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट चीज जो लंबे सफर में या फिर हम एसयूवीज की जब बात करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है वो है बूट स्पेस। 520 लीटर का ये जो इंप्रेसिव बूट स्पेस है, अगर आपको ये कम पड़ रहा है तो आप इसको और बढ़ा सकते हो। आप इसका जो सेकंड रो है उसको आप बड़ी आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और तब 1789 लीटर का मैसिव बूट स्पेस है जो कि आपको मिल सकता है। यानी कि आप दो बड़े बड़े गोल्फ बैग के साथ आराम से लंबे सफर पर जा सकते हैं। ये गाड़ी का ओवरऑल डिजाइन था, 360 डिग्री डिजाइन जो कि हमने आपको अभी दिखाया। कैसा लग रहा है आपको ये BYD सी लायन 7 का ओवरऑल डिजाइन? एक 360 डिग्री लुक और ले लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सड़क पर कितनी ज्यादा इसकी अच्छी पकड़ है। 0 से 100 की जो रफ्तार की हम बात कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा रोचक है, इसके गियर शिफ्ट्स कैसे हैं, इन सब चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन आप पहले ये बताइए कि इसका जो ओवरऑल डिजाइन है वो आपको कैसा पसंद आया। एंड let's get into the interiors and tell you how many connected features, how loaded this car is in terms of features. सभी रील और शॉर्ट्स के पीछे लगे रहते हैं, छोटे वीडियोस के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन आपको क्या पसंद आता है, छोटे वीडियो या फिर लंबे वीडियो? क्योंकि गाड़ियां तो बड़ी बड़ी बनने लगी हैं, गाड़ी में फीचर्स बहुत ज्यादा होने लगे हैं और कम समय में सभी फीचर्स को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप क्या पसंद करते हैं, ये प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक लंबा रिव्यू जिसमें कि सभी चीजों को तफसील से बताया जाए, या फिर एक छोटा रिव्यू जो कि सरसरी तौर पर आपको चीजें क्या क्या दी गई हैं उन्हें समझाकर निकल जाए? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइएगा। और हम आपको इस बड़ी गाड़ी के अंदर जो बड़े बड़े फीचर्स हैं वो भी बता देते हैं। BYD सी लायन 7 क्या चीजें हैं जो कि इसके अंदर इसको खास बनाती हैं? इसको सबसे खास बनाती है इसका प्रीमियम फील। आगे से पीछे कहीं पे भी आप नजर डाल लीजिए, पूरी गाड़ी में आपको बहुत ही प्रीमियम फील है जो कि आपको देखने को मिलेगा। वेयर एवर यू टच, जहां भी आप टच करेंगे ना वहां पर आपको अच्छा लेदरेट है जिसका इस्तेमाल किया गया है। एवरीवेयर वेयर एवर योर टच एंड फील गोज, इट्स नाइस टच एंड फील दैट यू गेट। सीट जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हीटेड एंड कूल दोनों सीट्स हैं जो कि आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे। यानी सर्द इलाका हो या गर्म इलाका हो, दोनों जगह आपका काम तो आराम से हो जाएगा। और अच्छी कुशन सीट्स हैं जो कि आपको देखने को मिल रही है। एंड लुक एट द टच एंड फील यार दैट यू गेट। ऐसा ही कुछ आपको शेप मर्सिडीज में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो मेन खेल है वो इस टच स्क्रीन पे मौजूद है। 15.6 इंच का टच स्क्रीन किसी भी लिहाज से छोटा नहीं है, एक अच्छा खासा मैसिव टच स्क्रीन है। और BYD की बाकी गाड़ियों में भी आपने देखा ही होगा कि आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोड दोनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टच एंड फील जो है वो गाड़ी में बहुत अच्छी है, बहुत ही प्रीमियम लग रही है। स्टोरेज स्पेस की भी आपको कमी नहीं दिखेगी गाड़ी में। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरेज स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ जो कि ये आर्मरेस्ट के नीचे नहीं बल्कि यहाँ पर दिया गया है आपके बॉटल होल्डर पर। इस पे ये देखिए आप ना इस बटन के प्रेस से आप अलग से स्पेस है जो कि यहाँ पर आपको दे, सो यू कैन कीप अ रियल बिग बॉटल हेयर इन दिस स्पेस। और आपको किसी भी तरीके का अगर छोटी बॉटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इंट्रूजन भी नहीं होगा। और जब आप उसको बाहर निकालना चाहते हैं यू गॉट सम फन टाइम विद दिस ऑल्सो। वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। अब ये जो 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग पैड जो यहाँ पर दिया गया है, इसके साथ आपको देखेंगे छोटे से एयर कॉन्स भी आपको दिखेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 50 वॉट के वायरलेस के चार्जिंग के साथ आपका जो फ़ोन है वो गर्म हो जाता है जल्दी, तो उसको भी ठंडा रख सके इसके लिए आपको यहाँ पर एयर कॉन्स दिए गए हैं ताकि आपका फ़ोन भी ठंडा रहे और आप भी ठंडे रहें। ये जो 15.6 इंच का जो टच स्क्रीन आप देख रहे हैं ये एप्पल एंड्रॉइड दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना एक छोटी सी दिक्कत है जो आपको आने वाली है। इन केस ऑफ वर्टिकल स्क्रीन ना आप एप्पल कार प्ले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप एप्पल कार प्ले का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको वापस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आना पड़ेगा और तभी आप इसके एप्पल कार प्ले का इस्तेमाल कर पाएंगे। स्टीयरिंग जो है वो इस सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियां हैं ना उससे थोड़ा सा पतला है, स्लीक है, जो कि आपको नजर आता है। इजी टू ग्रिप फॉर श्योर, लेकिन वो जो हैवीनेस है ना वो स्टीयरिंग में मौजूद नहीं है। वो आजकल की सबसे बड़ी जो पसंद है दैट इज द पैनोरामिक सनरूफ यार, इट मेक्स द कार लुक रियली बिग एंड एयरी। सो एंड तक जाता है इसका पैनोरामिक सनरूफ भी जो कि अच्छा नजर आ रहा है। 12 स्पीकर का डायनॉडियो सिस्टम है जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसका फील कैसा आता है, बट मुझे ये जो क्रिस्टल शेप जो गियर लीवर है जो कि लग्जरी गाड़ी में जैसा आप देखने को मिलता है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा आपको मोड कंट्रोल करने के बटन्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें कितने ड्राइविंग मोड हैं दोस्त? इसमें है आपके पास नॉर्मल,
इको, स्पोर्ट्स, स्नोलैंड, 4 ड्राइविंग मोड है जो कि मुझे इसमें नजर आ रहे हैं। चारों के चारों ट्राई करेंगे, लेकिन स्नोलैंड ट्राई नहीं हो पाएगा क्योंकि हम जयपुर में हैं। इसके अलावा एक और चीज जो मेरी नजर जिस पे गई है ना, वो उसका ये फेटीग मॉनिटरिंग सिस्टम है। कैमरास लगे हुए हैं जो कि आपकी आई मूवमेंट और आपके हाव भाव से ये पता लगाता है कि आप कहीं सुस्त तो नहीं पड़ रहे हैं, और फिर वो आपको सचेत करता है। सो अगेन ये जो फेटीग मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये भी एक अच्छा एडिशन है जो कि इस गाड़ी में दिया गया। आजकल BMW, वॉल्वो, इन सब जो लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स में ये चीज़ें मिलेंगी आपको। इतना तक कि महिंद्रा भी अपनी गाड़ियों में इन चीज़ों को दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये गाड़ी का इंटीरियर है। अब एक नज़र इसके बैक सीट पर भी डाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके ड्राइव पर ले चलता हूँ। तो रियर पर आपने देख लिया कि बूट में कितना ज़्यादा स्पेस मौजूद है। आप रियर स्पेस भी देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं जब अंदर घुस रहा था ना, आप खुद एक बार देख लीजिए कि मेरी हाइट तो कम है 5'6", अगर मुझसे लंबा 6 फुट से ज़्यादा का व्यक्ति हुआ, बड़े बूढ़े हुए, SUV होने के लिहाज से हमें लगता है कि अंदर आना जो होता है, जो बड़ी SUVs होते हैं उन पे आपको ऊंचा जाना पड़ता है। ऐसा तो यहाँ पर नहीं है, इट्स इजी। बट हाँ, जो डोर्स हैं वो आपके जो है इट इज़ अराउंड 60 डिग्री तक खुल रहे हैं। इट इज़ नॉट ए 90 डिग्री डोर ओपन जो आपको यहाँ पर मिलेगा। बट हाँ, अंदर जो आपको मिलने वाला है ना, वो तो कमाल ही है। वाह, एंड आई एक्चुअली लाइक, मुझको ना गाड़ी में कहीं पे भी आप कुछ भी पकड़ लीजिए, द टच एंड फील ना, इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी प्रीमियम। और ये पैनारोमिक सनरूफ गाड़ी को और ज़्यादा खुला भी बनाता है। अब रियर पे देखिए आप, ओहो, इस वक्त जो आगे की जो सीट है वो पूरे ड्राइवर पोजीशन पे बिल्कुल सटीक तरीके से रखी गई है, दैट इज़ अ मैक्सिमम। और ज़रा स्पेस देखिए, आराम से चौड़े होके मस्ती में इस गाड़ी में 3 व्यक्ति बहुत ही खुले में बैठकर जा सकते हैं। बीच में इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कोई आपको ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं दिखेगा, नो टनल, नथिंग। आप उछल कूद मचाते हुए जा सकते हैं। और ये जो सीट्स हैं वो भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, आगे की भी। यहाँ पर आपको स्टोरेज के लिए यहाँ पर भी माल दिया गया है, अपने फ़ोन रख सकते हैं। देन यू कैन कीप योर मैगजीन्स हियर, एयर कॉन्वेंट्स भी हैं। चार्जिंग पोर्ट जो है वो छुपा के रखा है इन्होंने। हाँ, ये आपको यहाँ पर 2 USB चार्जिंग पोर्ट भी हैं जो कि मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ओके, यू गॉट अ वेरी नाइस प्रीमियम आर्म रेस्ट ऑल्सो, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आप फुल स्टाइल में 2 अपनी कॉफ़ी मग को भी रख सकते हैं। एंड देयर इज सम एक्स्ट्रा स्पेस फॉर योर कार्ड्स एंड ज्वेलरी दैट इज देयर ऑन द आर्म रेस्ट। तो ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस तो अनडाउटेडली लुकिंग वेरी वेरी नाइस। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको स्लाइड तो नहीं कर सकते। अब देखिए, स्लाइड रिक्लाइन की बात हम करने लगे, और उसमें एक बहुत ही जो नई गाड़ी आई थी किया की सिरोस में, आपने अगर देखा हो तो स्लाइडिंग रिक्लाइनिंग सीट्स अवेलेबल थी। हेयर यू डोंट नीड टू स्लाइड बिकॉज यू ऑलरेडी हैव टू मच ऑफ स्पेस। एंड रिक्लाइन की अगर हम बात करें तो जरा चेक कर लेते हैं। ओह यस, यू गॉट अ लिटिल बिट ऑफ रिक्लाइन ऑल्सो, थोड़ा ज़्यादा और कंफर्ट में आप जा सकते हैं। तो आपको ये रियर सीट कैसी लग रही है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब इसकी कीमत की अगर बात करूँ ना, तो हम आपको अंदाज़ा ज़रूर दे सकते हैं कि इसकी जो कीमत है वो 55 से 60 लाख के बीच में होगी। जो रियर व्हील ड्राइव है वो आपको कम में मिलेगी, और जो ऑल व्हील ड्राइव है वो महंगी होगी। जो ऑल व्हील ड्राइव है वो करीब 60 लाख तक उसकी कीमत हो सकती है, हमारा अंदाज़ा है। वैसे मेरी अगर माने तो इसकी जो रियर व्हील ड्राइव है उसकी कीमत करीब 53 लाख होनी चाहिए, 52 से 53 लाख के बीच में होनी चाहिए। एक अच्छा स्वीट स्पॉट है, 52,50,000 उसकी अगर कीमत हो। और अगर जो ऑल व्हील ड्राइव है उसको 55 तक बेचा जाता है, देन दिस इज गोना बी अ गुड कार टू बाय दैट। चलिए, रियर स्पीड तो आपने देख लिया, अब चलिए फ्रंट में चलते हैं और इसका जो आखिरी हिस्सा हम आपको दिखाना चाहते हैं वो भी समझ लेते हैं। चलिए, आपको एक रियल वर्ल्ड टेस्टिंग के लिए ले चलते हैं BYD की सी लायन 7 का, जयपुर की सड़कों पर। बट लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। आपको पता है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट SUV कौन सी है? दुनिया की सबसे फास्टेस्ट SUV है लोटस इलेक्ट्रा, और वो करीब 2.9 सेकंड, या यूँ मान लीजिए कि 3 सेकंड का समय लेती है 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में। और वो एक हाइपर SUV है, राइट। अब जिस SUV की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस SUV कह के इसको प्रमोट किया जाता है। तो परफॉर्मेंस में सच में इसमें बड़ी सारी रोचक चीज़ें हैं। 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में ये कहीं पीछे नहीं है, और बहुत कम गाड़ियां होंगी जहां तक मुझे ख्याल है जो कि इस तरीके के आंकड़े
को पा सके। 4.5 सेकंड का समय लेती है 0 से 100 की रफ्तार में। यहाँ पर मैंने कहा ना कि दो अलग अलग वेरिएंट है जो कि मौजूद है, प्रीमियम और परफॉर्मेंस, दो वेरिएंट है जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। प्रीमियम जो है वहाँ पर आपको पावर जो है थोड़ी कम मिलेगी, 313 bhp की पावर मिलेगी। जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर आपको 530 bhp की पावर मिलेगी। उसी तरीके से टॉर्क में भी आपको फर्क मिलेगा, प्रीमियम में आपको 380 का मिलेगा। तो परफॉर्मेंस जो है वहाँ पर तो इनसेन टॉर्क कहूँगा, जी हाँ, 690 Nm का टॉर्क है जो कि वहाँ पर मिलेगा। एंड इट्स ऑल अबाउट द डुअल मोटर। बैटरी दोनों जगह पर आपको एक ही मिलेगी। गाड़ी बाहर से कैसे दिख रही है, अंदर से कैसे दिख रही है, ये सब खेल तो हमने आपको बता दिया, लेकिन असली जो खेल होता है ना वो गाड़ी के अंदर होता है कि गाड़ी चलती कैसे है और फाइन प्रिंट जो होते हैं उनको आप कैसे समझें। और यहीं पे जागरण हाईटेक का हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपको वो जो बारीक चीज़ें हैं ना वो आपको समझा सकें। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सवाल किस चीज़ पर होता है? तो सबसे बड़ा सवाल होता है रेंज को लेकर, राइट। तो रेंज के मामले में आपको जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी BYD के द्वारा, ध्यान रखिएगा उसमें कई सारी चीज़ों को फाइन ट्यून करना ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल जब रेंज की बात होगी तो आपको रेंज जो आपको बताई जाएगी वो 567 किलोमीटर की रेंज बताई जाएगी, राइट। लेकिन रेंज के भी स्टैंडर्ड जानना ज़रूरी है। ये जो 567 की रेंज बताई जा रही है ये NEDC के स्टैंडर्ड बताया जा रहा है। NEDC जो है वो 2018 में लगा लीजिए कि इस्तेमाल करना लोगों ने कम कर दिया था। NEDC का मतलब होता है न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल, जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं था, ऐसा लोगों को लगा, इसलिए 2018 में उसको टाटा बाय कर दी गई। और उसके बाद WLTP यानी कि वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर, WLTP, इस पर ज़्यादातर सभी मैन्युफैक्चरर आ गए और जो भी मैन्युफैक्चरर अपना बताता है वो WLTP बताता है। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है NEDC पे, जो कि एक बहुत पुराना स्टैंडर्ड है, 2018 में मैंने जैसा कहा कि टाटा बाय हो गए, तो उसमें 567। पर हम आपको सही बताएंगे तो जो WLTP स्टैंडर्ड है वो है करीब 482 के करीब आएगा अगर हम देखें। यानी कि 480 राउंड फिगर मान के चल लो, रियल वर्ल्ड में और ज़्यादा गिरने वाली है। और अब जब आप इस 480 को कंपेयर करोगे आयोनिक के साथ या EV6 के साथ, तब आप यूँ सर खुजलाने लगोगे और तब आप अपने सोचने पे मजबूर हो जाओगे अपनी बाइंग डिसीजन के बारे में। जो EV6 जो फेसलिफ्ट अब बहुत जल्दी भारतीय बाजार में आने वाला है, वहाँ पर रेंज थोड़ी अब कम हो चुकी है। वहाँ पर रेंज है 650 की और आयोनिक 5 में आपको रेंज है 631 किलोमीटर की। यानी कि किसी भी लिहाज से रेंज के मामले में कितना करीब 200 किलोमीटर का फर्क आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा फर्क है, जबकि वहाँ बैटरी पैक भी छोटा है। तो इस लिहाज से रेंज की जब एंग्जाइटी होगी तो शायद बाइंग डिसीजन आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप चाइनीज से ज़्यादा कोरियंस की तरफ ज़्यादा पसंद करेंगे या प्रेफर करेंगे। तो ये तो थी रेंज की बात। अब रेंज के अलावा आप ड्राइव करते वक्त एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, स्टीयरिंग से फीडबैक कैसे आ रहा है और राइड एंड हैंडलिंग इसकी कैसी है। हमने इसको हर पैमाने पर परखा है और अगर मैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करूं तो इट्स परफेक्ट, इट्स फैंटास्टिक। कॉर्नर्स पे गाड़ी अच्छा मूव करती है, एंट्री एग्जिट, इट गिव्स यू द पंच, बट नथिंग एक्स्ट्रा, वो एक्स फैक्टर नहीं है यहाँ पर। स्टीयरिंग से जो मुझे फीडबैक आता है, स्टीयरिंग जिस तरह से वे होना चाहिए इवन ऑन स्पोर्ट्स मोड यार, वो मज़ा नहीं है, वो ग्रिप आपको नज़र नहीं आएगी जो आपको EV6 या आयोनिक में मिलती है। इसके अलावा लेकिन शॉफर ड्रिवन गाड़ी है, राइड की बात हो रही है तो या वहाँ पर मामला बिल्कुल आपको सेट लगेगा। अगर आपको शांत कैबिन चाहिए तो वहाँ पर भी आपको मामला बिल्कुल सेट लगेगा, क्योंकि रोड नॉइज जो है वो बहुत कम अंदर आती है। बहुत ही साइलेंट कैबिन है जो आपको इसमें मिलेगा। कुल मिला के मजा आ गया ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि जब तक हमने गाड़ी चलाई नहीं थी तब तक हमें समझ में आई नहीं थी। चलाने से पहले क्या समझ में आया था? चलाने से पहले ये समझ में आया था कि ये जो गाड़ी है ये बड़ी है, ये गाड़ी देखने में बहुत खूबसूरत है और ये गाड़ी जो है एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है उन गाड़ियों के लिए जो बाजार में मौजूद है। यानी कि वो 50 से लेकर 60 लाख का, ये यूं कह लीजिए 45 से लेकर 60 लाख के बीच में जो इलेक्ट्रिक SUVs या सेडान्स जो मौजूद है उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड कार। बट इज इट गोइंग टू बी?
कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें बुरी भी हैं और कुछ चीज़ें और बेहतर भी हो सकती हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में BYD जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अपनी अलग छाप छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो Hyundai या फिर Kia की गाड़ियाँ मौजूद हैं, वो गाड़ियाँ समस्या होने वाली है बहुत बड़ी। और उनमें सबसे बड़ा कारण जो है वो है रेंज, दूसरा कारण है कंफर्ट, तीसरा कारण है ओवरऑल वैल्यू पैकेज। अब Hyundai और Kia, वो जो दो कंपनी है वो भारत में पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुकी हैं और कोरियंस जो हैं उन्होंने अपना एक अलग ही वर्चस्व जो है वो कायम कर लिया फैशनेबल मॉडर्न कनेक्टेड कार्स के मामले में। जबकि BYD जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी है, पूरी दुनिया में इसका बोलबाला ज़रूर है। ये गाड़ियाँ जो ये यूरोप में और काफ़ी पसंद भी की जा रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा संशय जो है वो मन में हमेशा बरकरार रहेगा और कुछ चीज़ें और आपको चुभ सकती हैं। फॉर एग्जांपल रेंज की जो हम बात कर रहे हैं, जो रेंज के मामले में ये जो गाड़ी है वो अपने जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स है यानी कि IONIQ 5 या Kia EV6 की बात कर रहा हूँ, उससे काफ़ी पीछे नज़र आ रही। 200 किलोमीटर की रेंज का एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि नज़र आ रहा है। स्पेस के मामले में भी, राइड एंड हैंडलिंग के मामले में भी जो है ये गाड़ी उन दोनों से पार पाती हुई नज़र नहीं आती है। ऐसे में एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो इसके हक में जा सकती है वो है इसकी प्राइसिंग। कीमत को इसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, तभी इस गाड़ी के ये मार्केट बन सकता है, क्योंकि 5-6 जो बड़ी चीज़ बातें हैं वो इस गाड़ी के अगेंस्ट में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब जो चीज़ इसके फेवर में जा सकती है वो है कीमत। अगर कीमत की बात करूं, जो मैं पहले हिसाब लगा रहा था उससे थोड़ा सा अब नीचे आना चाहूँगा और इसकी कीमत अगर 48 लाख के करीब हो, जो इसका छोटा वाला रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है उसकी कीमत करीब 47 लाख तक हो और जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसकी कीमत 50 लाख तक हो, तब एक अच्छा सौदा बन सकता है। अदरवाइज BYD के लिए, खासकर सी लायन 7 के लिए कहानी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन जो है भारी लग रहा है, यानी कि चाइना पर कोरिया इस वक्त भारी दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक एंड share.